जिसको हम बहुत अच्छे से यहां पर करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, इसकी पूरी पृष्ठभूमि समझते हैं, लेकिन दोनों मूवमेंट्स को बिल्कुल अलग अलग करके और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा उसको मैं स्पेशली स्पेसिफाइड यहां पर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले मैंने लिया खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है वहां से बनने वाले एग्जाम में प्रश्नों को एनालाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले जब इसको पढ़ेंगे तो पॉइंट हमारा होगा सबसे पहले खिलाफत आंदोलन क्या था, ये मूवमेंट क्या था। दूसरा, यहां पर जो खिलाफत शब्द है, इस खिलाफत शब्द का अर्थ क्या है, खिलाफत का अर्थ क्या है, एक ये देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खिलाफत आंदोलन कब चला था, और इसी में एक शब्द आएगा कि ये खलीफा के पक्ष में चलाया गया था, तो ये खलीफा कौन था, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, खलीफा कौन था। और इसके साथ साथ भारत में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई थी, इस खिलाफत कमेटी का ऑब्जेक्ट क्या था, खिलाफत कमेटी का उद्देश्य क्या था, इसको देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खिलाफत कमेटी के बाद हम ये भी देखेंगे कि इस खिलाफत कमेटी ने जो अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, या मैं कह सकता हूं कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो है वो बेसिकली गांधी जी को यहां पर क्यों बनाया गया था, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और फिर एक लास्ट पॉइंट ये भी होगा कि क्या खिलाफत आंदोलन, क्या ये आंदोलन सफल रहा। तो ये पॉइंट्स आज हमारे इस लेक्चर के मेन थीम में रहेंगे, और साथ ही साथ आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा। तो ये पॉइंट्स सबसे पहले आपको देखने होंगे दोस्तों। सबसे पहले इन पॉइंट्स को देखना होगा। अब एक एक पॉइंट्स के आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन क्या था, उससे पहले बताने के लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी उस सर्कमस्टेंसेस को, उस परिस्थिति को समझ लीजिए कि आंदोलन शुरू कैसे होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। 1914 से 1918 के मध्य ये वार चला था, और इस वार में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ इसमें हम कह सकते हैं शैतान कंट्री, धुरी देश, सेंट्रल पावर्स, कई नाम आते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया धुरी राष्ट्र। और ये धुरी राष्ट्र दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये 3 देश यहां पर आते हैं। इस साइड में मित्र राष्ट्रों में नाम आएगा ब्रिटेन और फ्रांस का, ब्रिटेन और फ्रांस का। और यहां पर जो धुरी राष्ट्र हैं उसमें नाम दोस्तों आता है जर्मनी का, ऑस्ट्रिया हंगरी का, ऑस्ट्रिया हंगरी का और तुर्की का। अब यहां पर मैं ये परिचय आपको दे दूं कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारा क्या संबंध है। हमारा केवल इतना संबंध है कि हम जो है वो बेसिकली ब्रिटिश उपनिवेश हैं, हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, और अगर जुखाम ब्रिटेन को होगा तो छींकें भारत को आएगी आएगी, अर्थात भारत जो है ये बेसिकली ब्रिटिश उपनिवेश है, और इस ब्रिटिश उपनिवेश में रहते हैं भारतीय मुसलमान। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टी तो ये मानती थी कि हमें मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान रहना है, तो भारतीय मुसलमान हैं। तो एक पॉइंट तो आप लोग यहां पर समझना, क्योंकि जो खलीफा है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक नेता है। अब आप कहोगे सर खलीफा कौन है, तो यहां पर जो आप तुर्की देख रहे हो, ये तुर्की उस जमाने का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और तुर्की का जो सबसे बड़ा राजनीतिक नेता था उसको
इतिहास में खलीफा के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, खलीफा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। खलीफा बेसिकली एक पद का नाम है, अर्थात जो तुर्की का सबसे बड़ा राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता था, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था। अब टसन कहां से पैदा हुई, पहले इसको देखते हैं। टसन पैदा कहां से हुई? टसन पैदा हुई कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ब्रिटेन ने कई बार यह बात कह दी, ब्रिटेन ने कई बार यह बात कह दी, क्या कि अगर प्रथम विश्व युद्ध हमने जीता तो तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटा दिया जाएगा और तुर्की के अंदर एक नई प्रकार की सरकार की स्थापना कर दी जाएगी। यह बात ब्रिटिश ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही कह दी थी। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यह बात हुई तो जाहिर सी बात है दुनिया भर के मुसलमान इस बात से नाराज हुए कि आप हमारे खलीफा के खिलाफ इस प्रकार से कर रहे हो। अब जब दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो रहे हैं तो भारत के मुसलमान क्यों पीछे रहेंगे भाई? इसलिए भारत के मुसलमानों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। अब 1918 के अंदर आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और पेरिस की संधि होती है। उस पेरिस की संधि के तहत एक सबऑर्डिनेट संधि थी, इसको हम कहते हैं सीवर्स की संधि, जिसका नाम है सीवर्स की संधि। मतलब खलीफा या तुर्की के साथ जो संधि की गई थी, उस संधि का स्पेशली नाम था सीवर्स की संधि। और ये सीवर्स की संधि मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ में की थी। इसके प्रोविजंस इतने कड़े थे, इसमें साफ साफ लिखा था कि खलीफा का जिन जिन दुनिया में जहां जहां पर धार्मिक स्थलों पर आधिपत्य वो हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से सीवर्स की संधि को लेकर के और दुनिया भर के मुसलमानों में रोष है। इसलिए खलीफा का समर्थन करने के लिए, खलीफा को उसकी सत्ता में पुनर्स्थापित करने के लिए और भारत में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसे ही इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो मैं ध्यान रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खिलाफत आंदोलन की जड़ें भारत में नहीं है। खिलाफत आंदोलन की जड़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जुड़ी हुई है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो तुर्की के साथ जुड़ी हुई है। और गुस्सा ब्रिटेन के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन उसमें सबसे पावरफुल था और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। और पॉइंट आपका आएगा सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, जिसको हम कहेंगे खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट जो है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि खिलाफत शब्द का अर्थ क्या है, तो खिलाफत का अर्थ है, खिलाफत का अर्थ है विरोध करना। खिलाफत का मतलब क्या होता है? विरोध करना, टू अपोज, विरोध करना, इसका अर्थ होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका आएगा कि ये आंदोलन क्या था, क्या था। तो इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं और उन 3 पॉइंट्स को मैं आपको जोड़ दूंगा। क्या? नंबर 1, तुर्की के खलीफा को, तुर्की के खलीफा को उसकी सत्ता में बनाए रखने, तुर्की खलीफा को उसकी सत्ता में बनाए रखने एवं ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए, एवं ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए, भारत में, और भारत में कौन चला रहा है दोस्तों? भारत में भारतीय मुसलमानों के द्वारा, भारतीय मुसलमानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया,
जो आंदोलन चलाया गया उसी आंदोलन को आप लोग ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन कहते हैं। उसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और यहां पर खिलाफत किसकी करनी है? अंग्रेजों की, अर्थात ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करनी है। वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि तुर्की के खलीफा को उसकी सत्ता में बनाए रखने और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए भारत में भारतीय मुसलमानों ने जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, यह घटना है 1919 की। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर चलाना हो तो बाकायदा उसके लिए कमेटी बनेगी। तो यहां पर ध्यान रखना, बाकायदा एक खिलाफत कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स शामिल होंगे। और ये अधिकांश जो लीडर्स थे ये राष्ट्रवादी मुसलमान थे जो राष्ट्र को भी चाहते थे। ये पॉइंट भी आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है कि खिलाफत कमेटी जो बनी थी उस खिलाफत कमेटी में कौन थे? तो ध्यान रखना, मोहम्मद अली। कौन थे इसमें खिलाफत कमेटी में? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों भाई थे इसलिए अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। इसमें नेता थे मौलाना आजाद साहब, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, ये जो है यहां पर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने खिलाफत कमेटी के माध्यम से इसका ये किया था। अब आप कहोगे सर कि जो खिलाफत कमेटी थी, इस खिलाफत कमेटी ने क्या किया? इसने आह्वान किया कि अगर अंग्रेजों ने हमारी बात को नहीं माना तो हम असहयोग शुरू कर देंगे, नॉन कोऑपरेशन शुरू कर देंगे। और असहयोग की थीम उस समय गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह में भी चलाई थी। तो हम देखते हैं बाकायदा क्या होता है यहां पर। खिलाफत कमेटी जो है वो बेसिकली ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। यह बात है नवंबर 1919 की, नवंबर 1919 की। और यह घटना है दिल्ली की। नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी द्वारा एक शानदार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है दिल्ली के अंदर। और ध्यान रखना, मुस्लिम लीडर्स जो है उन्होंने देखा कि यार किसी हिंदू नेता को अगर अध्यक्ष बना दिया जाए तो एच क्लास का सपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस समय गांधी जी बड़े उभरते हुए नेता थे, तो यहां पर इन्होंने महात्मा गांधी को, या मैं कह दूं मोहनदास करमचंद गांधी जी को, महात्मा गांधी को इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बना दिया गया कि आप कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कीजिए। तो इनकी अध्यक्षता में यह काम हुआ था, खिलाफत कॉन्फ्रेंस। अब ऐसे करके और इन्होंने ये कहा कि अगर खिलाफत की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम अंग्रेजों को देने वाले तमाम प्रकार के सहयोग विड्रॉ कर लेंगे, सहयोग को वापस ले लिया जाएगा। यह घोषणा यहां पर की गई थी। लेकिन दोस्तों वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है। आप कहोगे सर यहां पर खिलाफत कमेटी ने गांधी का सहयोग क्यों लिया? क्योंकि गांधी उस समय उभरते हुए नेता थे, गांधी केसरी हिंद की उपाधि से प्राप्त थे, गांधी से अंग्रेज भी प्रभावित थे, गांधी के नाम पर अपार जनसमूह उमड़ सकता था, इसलिए यहां पर बनाया। तो आप कहोगे सर गांधी जी ने इस खिलाफत कमेटी का सपोर्ट क्यों किया? तो उसका उत्तर यह होगा कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक प्रकार का रोष गांधी के मन में था। और गांधी इस वक्त को यह समझ रहे थे कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता की अत्यंत आवश्यकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट से एक प्रकार का असंतोष पहले से पैदा हो रखा था। अगर उस असंतोष में हम अगर मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट कर देते हैं और मुस्लिम समुदाय आगे चलकर आने वाले किसी आंदोलन में हमारा सपोर्ट करता है तो राष्ट्रीय आंदोलन को नई डायरेक्शन मिल जाएगी, एक नई दिशा मिल जाएगी। तो इस स्थिति में आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि इनको गांधी जी को यहां पर जानबूझकर अध्यक्ष बनाया जाता है। गांधी जी भी कहीं ना कहीं इतने भोले तो है नहीं, वो भी इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। और एक बार किसी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करना
गांधी की धर्म निरपेक्ष छवि पर बट्टा था, क्या एक ब्लैक स्पॉट था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एक पॉइंट से ब्लैक स्पॉट था कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास यहां पर किया है। लेकिन गांधी का ऑब्जेक्ट यहां पर एकदम क्लियर है कि गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, और राष्ट्र के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो सभी गलतियां आपकी माफ कर दी जाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया खिलाफत आंदोलन का, और ये बात करते करते जून 1920 तक पहुंच गई। जून 1920 में फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और इस बार कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली इलाहाबाद में होती है। इस बार कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फिर एक बार बात को और आगे बढ़ाया गया। अब अंग्रेजों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। तब गांधी ने खिलाफत के मंच से अगस्त 1920 में यह घोषणा कर दी कि अगर खिलाफत की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वे असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। और यहां से आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने किस प्लेटफॉर्म से की थी? तो आपका उत्तर होगा, गांधी जी ने खिलाफत के प्लेटफॉर्म से घोषणा की थी अगस्त 1920 के अंदर। क्या हुआ? गांधी ने कहा कि अगर खिलाफत की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, शुरू कर देंगे। इसलिए असहयोग आंदोलन जो गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था, उसकी घोषणा गांधी किस प्लेटफॉर्म से करते हैं? तो असहयोग आंदोलन से। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के आपस में जुड़ाव है। यह जुड़ाव यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको यह बताऊं कि क्या खिलाफत आंदोलन सफल रहा। तो आप देखिए, इसको आपसे ये पूछे कि क्या खिलाफत आंदोलन सफल रहा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आता है कि क्या खिलाफत आंदोलन सफल रहा, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जब सफल क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उसके दो डायमेंशन होते हैं। आप ये कहोगे, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, कि प्रत्यक्ष रूप से जो इसका ऑब्जेक्ट था क्या वहां तक ये सफल रहा क्या, और दूसरा हम कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से यह आंदोलन असफल रहा। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की की युवा जनता ने खलीफा की सत्ता को उखाड़ फेंका। खलीफा की सत्ता को, जो बची कुछ सत्ता थी, उसको भी उखाड़ फेंका, और इसी के साथ तुर्की के अंदर खलीफा की सत्ता समाप्त हो गई। मतलब जब खलीफा को तुर्की के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप कौन होते हो भाई? इसलिए आप लोग ध्यान रखना, 1922 में जब तुर्की में इस प्रकार का मूवमेंट हुआ और वहां पर मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में वहां की तुर्की की युवा जनता ने नवंबर 1922 में खलीफा को उसकी सत्ता से उखाड़ फेंका, तो भारत में भी यह आंदोलन असफल हो गया। अगर यह खलीफा की सत्ता को एस्टैब्लिश कर देता तब तो बात अलग थी, लेकिन खलीफा को सत्ता से उखाड़ फेंका गया, और जब वहां की जनता ने ही ऐसा कर दिया तो भाई आप कौन होते हो?
लेकिन एक दृष्टिकोण से, या मैं कह सकता हूं अप्रत्यक्ष रूप से यह सफल रहा। अप्रत्यक्ष रूप से यह सफल रहा क्योंकि आपको पता है भारत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई चीज है तो वह है क्योंकि इसने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जिससे भारत का पहला जो आंदोलन है जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां पर सफल हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी हिंदू मुस्लिम एकता, और वो हिंदू मुस्लिम एकता कहां से पैदा हो रही है? खिलाफत के थ्रू आ रही है। तो ये पॉइंट्स आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नाम जरूर ध्यान रखना किसका? मुस्तफा कमाल पाशा का। अब हम चलते हैं आगे और शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे आगे बढ़े तो नया टॉपिक जो आपका होगा इसी से निकला हुआ है, उसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के उद्भव के कारण क्या थे, मतलब किन कारणों से ये आंदोलन का उद्भव होता है। दूसरा, इस आंदोलन का खिलाफत आंदोलन के साथ क्या संबंध था, इसका खिलाफत आंदोलन के साथ क्या संबंध था, और आंदोलन को शुरू करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां पर हुआ, स्पेशल समिट कांग्रेस की कहां पर हुई, विशेष अधिवेशन कहां पर हुआ, और उसमें क्या बात कही गई। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को फाइनली अनुमति प्रदान कर दी जाती है, उस वार्षिक अधिवेशन का नाम क्या था, यह पॉइंट भी हमें देखना होगा। साथ ही साथ यहां पर गांधी जी अपनी किस उपाधि को त्याग करके और इस आंदोलन को शुरू करते हैं, यह पॉइंट का उत्तर भी हमें आना चाहिए। साथ ही साथ गांधी कितने वर्ष के भीतर स्वराज की बात करते हैं कि मैं स्वराज की प्राप्ति कर लूंगा, तो 1 वर्ष के भीतर वो स्वराज का वादा करते हैं। फिर एक हम पढ़ेंगे कि गांधी इस आंदोलन के दौरान क्या कार्यक्रम रखते हैं कि जनता को क्या करना है, और उस कार्यक्रम में सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे, और गांधी जी के यहां पर नकारात्मक प्रोग्राम कौन से थे जिसके माध्यम से अंग्रेजों को परेशान किया जाना था। सबसे बड़ी बात कि असहयोग आंदोलन की यहां पर विशेषताएं क्या थी। ये पहला जन आंदोलन था, तो गांव गांव, घर घर, स्कूल स्कूल और कॉलेज में पहुंच जाता है। इसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि चोरी चोरा कांड क्या था, चोरी चोरा कांड क्या था। ये इतने पॉइंट्स जो है वो बेसिकली आज हम कवर करने का प्रयास इस आंदोलन के माध्यम से करेंगे, ताकि एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ सके। जब तक दोस्तों हम डेप्थ में कोई चीज नहीं पढ़ेंगे तब उस चीज को उतना अच्छा नहीं कर सकते हम जितना हम करना चाहते हैं। और चूंकि आपका एग्जाम जो एक लेवल का एग्जाम है, उस लेवल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, एक एक चीज को हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि असहयोग आंदोलन क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास में ये आया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ध्यान रखना इसी को हम कहते हैं एनसीएम। अब क्या है, सबसे पहले ये गांधी जी के
नेतृत्व में चलाया गया पहला जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन था। हालांकि गांधी जी पहला असहयोग करते हैं खेड़ा के अंदर, लेकिन आपसे पूछिए गांधी जी का पहला जन आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर था वो कौन था? असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने 1920 में आरंभ किया। उस आंदोलन को हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा कि असहयोग आंदोलन के उद्भव के कारण क्या थे? मतलब किन कारणों से यह असहयोग आंदोलन शुरू होता है, उद्भव के कारण क्या थे, इसको हम देखने का प्रयास यहां पर करते हैं। कई बार इस टाइप का प्रश्न भी आपके पास आ जाता है कि इसके उद्भव के कारण क्या थे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप पॉइंट्स याद रखना। जो बच्चा पॉइंट्स याद रखता है उसको लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। तो यहां पर मैंने ये इतने पॉइंट्स बना लिए कि कम से कम इतने पॉइंट्स तो मुझे याद आने चाहिए कि ये सब के सब असहयोग आंदोलन के कारण हैं। उन कारणों में आप लोग ध्यान रखना, जैसे सबसे पहले 3 स्थानीय आंदोलन। 3 स्थानीय आंदोलन जो गांधी जी ने किए थे, और आप लोग ध्यान रखना इन 3 स्थानीय आंदोलनों के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के माध्यम से, गांधी जी ने भारत के आम किसान की पीड़ा को समझ लिया था और एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी कि किस प्रकार ब्रिटिश जो है वो भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। तो दूसरा होगा ब्रिटिश का शोषण परक रवैया। शोषण परक रवैया भी असहयोग आंदोलन का एक कारण था। लेकिन सबसे बड़ा कारण बनता है यहां पर, वो बनता है रॉलेट एक्ट जैसा कानून एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग में जिस प्रकार निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उनको मारा गया, इससे गांधी को अंदर तक झकझोर दिया और यहीं से गांधी सहयोगी से पूरी तरह से असहयोगी हो जाते हैं। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथ ही साथ ध्यान रखना एक कारण इसका इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। यह भी एक कारण है कि खिलाफत आंदोलन से जो असंतोष उपजा था उसको गांधी जी एक आंदोलन का रूप देना चाहते थे। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, जो इस समय 1919 का अधिनियम आता है, वो 1919 के जो अधिनियम था उस अधिनियम से भी ये लोग संतुष्ट नहीं थे। तो 1919 के अधिनियम से संतुष्ट न होना, और सबसे बड़ी बात, अब औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ परिपक्व हो रहा राष्ट्रीय आंदोलन। तो छठा कारण होगा परिपक्व होता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन। परिपक्व होता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन। ये इतने पॉइंट्स आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं। ये बेसिकली असहयोग आंदोलन के उद्भव के कारण हैं, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में यहां पर रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उसके बाद आपका आएगा कुछ अब में एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, तीसरा पॉइंट आपसे ये पूछे कि असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने कब और किस मंच से की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने कब और किस मंच से की? तो उत्तर होगा 31 अगस्त 1920 को गांधी जी ने घोषणा बेसिकली खिलाफत आंदोलन के प्लेटफॉर्म से की थी। खिलाफत आंदोलन के मंच से ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि यदि खिलाफत की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन
शुरू कर देंगे। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फिर आपका आएगा कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी तो उस आंदोलन को स्वीकार करने के लिए, उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ था और उसका बेस क्या था। तो आप देखिए यहां पर फिर एक क्वेश्चन बनेगा और वो होगा कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। और इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ, तो उत्तर होगा सितंबर 1920 के अंदर। अध्यक्षता किसने की, तो फिर आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय, जो उग्रवादी राष्ट्रवादियों में इनका नाम आता है। लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और कहां पर था, तो आप लोग ध्यान रखना, ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि यहां पर क्या क्या अनुमति प्रदान की हुई थी, किस चीज की अनुमति यहां पर फाइनली दी गई थी, तो उत्तर होगा असहयोग आंदोलन की अनुमति यहां पर दी गई है। असहयोग आंदोलन की अनुमति किस विशेष अधिवेशन में दी गई थी, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें यह अनुमति प्रदान की गई थी। फिर कई बार जब प्रपोजल आता है कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, तो इसका आधार क्या था, तो आप लोग ध्यान रखना किस आधार पर दी गई थी कांग्रेस को यह आंदोलन शुरू करने की अनुमति, किस आधार पर दी गई थी, तो आधार दो थे। एक तो पंजाब का मुद्दा, आपको सर पंजाब का क्या मुद्दा था, पंजाब मुद्दे का मतलब होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरा खिलाफत का मुद्दा, अर्थात खिलाफत की मांगों को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। तो सेकंड पॉइंट होगा खिलाफत इश्यू, खिलाफत का मुद्दा। ये दो पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था और यह कहां हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। और इसी विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अनुमति प्रदान की गई थी और इन दो मुद्दों के आधार पर असहयोग को शुरू करने का फैसला किया गया था। वो दो इश्यू कौन से हैं, पंजाब मुद्दा अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरा खिलाफत का मुद्दा। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कांग्रेस की किस विशेष अधिवेशन में, कांग्रेस की किस विशेष अधिवेशन के बाद किस वार्षिक अधिवेशन में फाइनल ड्राफ्ट और तैयार किया जाता है। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बेसिकली होता है दिसंबर 1920 के अंदर, वो था सितंबर 1920 में। और कहां हुआ, तो ये अधिवेशन हुआ था नागपुर के अंदर। ये अधिवेशन था नागपुर में और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी करते हैं। सी विजय राघवाचारी जो है ये बेसिकली इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहां पर आपको पता होगा फाइनल अप्रूवल दी गई है। हालांकि अप्रूवल तो पहले दे दी गई है, लेकिन कांग्रेस कोई सरकार से कम थोड़ी थी, यहां पर दी गई। और इशू क्या है, वही दो मुद्दे यहां पर है, उन दो मुद्दों के आधार पर ये फाइनली यहां पर दिया गया है। लेकिन एक चीज और जो यहां पर उभर के आई वो था कि पहली बार इस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए यह कहा गया कि कांग्रेस को संगठनात्मक स्तर पर किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इसकी पूरी रणनीति तैयार की जानी चाहिए। कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, इसकी बात भी यहां पर आई। स्वशासन का मुद्दा भी यहां पर बहुत तेजी से उभरता है। ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स के बाद आपका आएगा नेक्स्ट पॉइंट। कई बार किसी आंदोलन के कार्यक्रम पूछ ले जाते हैं कि प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थे। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर फिर एक पॉइंट मैं आपके सामने डाल रहा हूं और वो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। द प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट,
यहां पर दोस्तों आप लोग एक चीज को याद कर लेना कि गांधी जी के प्रोग्राम्स हमेशा दो प्रकार के हुआ करते थे। नंबर एक, आप ध्यान रखना, गांधी हमेशा अपने प्रोग्राम्स में सकारात्मक कार्यक्रमों को रखते थे कि पॉजिटिव प्रोग्राम्स भी साथ साथ में होने चाहिए। और दूसरा, नकारात्मक या विध्वंसात्मक जो सत्ता के खिलाफ होंगे तो उसको हम कहेंगे नकारात्मक कार्यक्रम। अब आप कहोगे सर ये प्रोग्राम्स क्या क्या थे, तो इसको देखने के दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। नंबर एक, सकारात्मक प्रोग्राम क्या क्या है। नंबर वन, राष्ट्रीय विद्यालयों, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना करना। पंचायती अदालतों की स्थापना करना, क्योंकि जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम भविष्य की पीढ़ी को तैयार नहीं कर सकते। दूसरा, इन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया जाए। स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया जाए। तीसरा, सूत कातना, मतलब चरखे के माध्यम से खादी तैयार करना, सूत कातना। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर एक पॉइंट जो आपका होगा वो बेसिकली आएगा शराबबंदी। एक पॉइंट जो आएगा वो बेसिकली आपका आएगा शराबबंदी। शराबबंदी, तो एक पॉइंट जो है वो बेसिकली आपका शराबबंदी का भी होगा कि शराबबंदी की जाए। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा जो है वो बेसिकली आपका नकारात्मक प्रोग्राम जो है वो नकारात्मक प्रोग्राम ज्यादा बेस्ट होंगे। जैसे आप यस हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक। तो यहां पर एक चीज और देखोगे, जैसे नंबर एक जो आएगा नकारात्मक में, नंबर वन, विदेशी कपड़ों का, नकारात्मक में क्या होगा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। तो यहां पर बहिष्कार का व्यापक थीम लेके आए हैं। दूसरा, इन्होंने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बहिष्कार था वो था चुनाव का बहिष्कार। चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार किया जाए। साथ ही साथ सरकारी उपाधियों का बहिष्कार कर दिया जाए। तो एक होगा सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का बहिष्कार कर दिया जाए। यह पॉइंट भी यहां पर आपका आएगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने यह कहा कि सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया जाए। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया जाए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स दोस्तों ध्यान रखना यहां पर आएंगे। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर जो पॉइंट आपके पास में आ रहे हैं वो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों को त्याग करना। ये पॉइंट्स जो है ये बेसिकली आपके यहां पर आएंगे। हाँ सर, मुझे नहीं कर दिया मैंने, कह दिया हाँ हो गई। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखना है। और एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली है चुनाव का बहिष्कार। और इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने ये भी कहा कि विधान परिषद जो है, जो अंग्रेजों द्वारा एस्टैब्लिश की गई है, उन विधान परिषदों का भी बहिष्कार किया जाए। विधान परिषदों का भी बहिष्कार किया जाए। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ये सब चीजें शामिल होगी। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी यहां पर इसी कार्यक्रम की घोषणा के साथ वो अपनी केसर हिंद की उपाधि को त्यागते हैं। गांधी जी केसर हिंद की उपाधि को त्याग करके जनता के बीच में यह एक प्रकार का मैसेज देते हैं कि देखो मैंने इतनी बड़ी उपाधि को त्याग दिया है, इसलिए वक्त आ गया है आप भी अपनी उपाधियों को त्याग दीजिए। और गांधी की ये उपाधि त्यागते ध्यान रखना लाइन लग जाएगी लोगों की कि मैं भी अपनी उपाधि त्यागूंगा। साथ ही साथ गांधी ने घोषणा की कि हमारा टारगेट है
कि हम एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, यह गांधी ने कहा तो लोगों में उत्साह उमड़ पड़ा कि यार 1 साल की तो बात है, 1 साल बाद तो हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। गांधी बाबा ने आज तक कोई बीड़ा उठाया उसमें हर में सफल रहे हैं। और जब इन्होंने अपनी खुद की उपाधि त्याग दी तो राष्ट्र के लिए हमें समर्पित हो जाना चाहिए। और इस क्रम में दोस्तों हजारों लोगों ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया, हजारों लोगों ने नौकरियों से त्याग पत्र दे दिए, चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। व्यापक स्तर पर इस आंदोलन के दौरान ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया गया, चरखा काता गया, सूत काता गया, शराबबंदी की गई, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। तो कहते हैं कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद गांव गांव और शहर शहर तक पहुंच गया। और कहते हैं ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। लेकिन दोस्तों जो अहिंसात्मक आंदोलन होते हैं उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वो आंदोलन बेसिकली लगातार नहीं चल सकते, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। होता क्या कि अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, उस बढ़ते हुए वक्त के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते वक्त के साथ पब्लिक की अपीयरेंस कम होने लग गई। तो गांधी कहीं ना कहीं मानस बना रहे हैं कि यार वापस ले लें क्या इसको। और इसी बीच एक घटना घट जाती है। उस घटना को इतिहास में चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये घटना बात कब की है तो 5 फरवरी 1922 की बात है। कहां पर था ये, तो ये जगह पड़ती है गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात है। उस समय यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था, वहां पर घटना घटती है। क्या हुआ, कहते हैं कि किसानों एवं आम जनता की एक भीड़ थी, आम जनता की भीड़ थी और लगभग इसकी संख्या 3000 के आसपास थी। और ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। चोरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस कोई क्रिया करती है, पुलिस क्रिया करती है मतलब लाठीचार्ज या कोई इस प्रकार का एक्शन लेती है। उस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसका रिएक्शन होता है और पब्लिक जो है वो भड़क जाती है। मतलब यहां पर ये पब्लिक जो 3000 के आसपास थी, ये पब्लिक भड़क जाती है। और जैसे ही पब्लिक भड़की, इस पब्लिक ने क्या किया, वहां पर जो पुलिस थाना था, उस पुलिस थाने को इन्होंने पब्लिक ने चारों ओर से घेर लिया, थाने का घेराव कर दिया। और घेराव करके उसमें कहते हैं कि आग लगा दी गई उस थाने के अंदर, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। अब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलने का मतलब होगा, आपको पता है दोस्तों, ये एक प्रकार का सरकार पर हमला था। गांधी इस बात को समझ गए कि घटना गलत है। और चूंकि गांधी जी का आंदोलन असहयोगात्मक जरूर है, लेकिन अहिंसात्मक था, अहिंसात्मक था। तो यहां पर इसके बाद आपको पता होगा 12 फरवरी 1922 को एक मीटिंग होती है। आप कहोगे सर ये मीटिंग किसकी होती है, तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बारदोली में बैठक होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बारदोली बैठक होती है और इस बैठक में फैसला लिया गया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाए। और दोस्तों यहीं से कांग्रेस का एक धड़ा गांधी से नाराज होता है। वो ये कहता है कि भाई इतनी घटना के ऊपर ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, उसको हम अलग से देखते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जैसे गांधी वापस लेते हैं इस मूवमेंट को, मोतीलाल नेहरू
CR दास, सुभाष चंद्र बोस आदि लोग इससे नाराज होते हैं कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस घटनाक्रम के बाद 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में जो सेशन कोर्ट था, उस सेशन कोर्ट के जज थे ब्रूमफील्ड, उन्होंने फैसला सुनाया और उस फैसले में गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास दिया गया। मतलब गांधी जी को 6 साल की सजा हो गई है। और यह सजा कहां सुनाई गई थी? अहमदाबाद के अंदर। जज का नाम क्या था? तो जज का नाम था ब्रूमफील्ड। अहमदाबाद का सेशन कोर्ट था, उसने ये सजा 18 मार्च 1922 को सुनाई है। अब एक तरफ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी जेल में है, पीछे से कांग्रेस का एक धड़ा नाराज हो गया है और जो नाराज धड़ा है उसका कहना है कि इस समय गांधी जी को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है, असहयोग की वापसी पर जो रिएक्शन हुआ, जो प्रतिक्रिया हुई, वो ध्यान रखना प्रतिक्रिया सकारात्मक भी होगी और नकारात्मक भी होगी। उसमें आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया ध्यान रखनी है, सकारात्मक प्रतिक्रिया। और जो सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी वो गांधी जी को ध्यान रखना। सकारात्मक प्रतिक्रिया का मतलब वो है वे लोग जो गांधी जी का बचाव करेंगे कि गांधी ने जो किया वो सही किया। गांधी जी का बचाव करेंगे कैसे? वो कहेंगे कि नंबर 1, गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर हैं। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर हैं, नॉन वायलेंट मूवमेंट। और चूंकि यह आंदोलन हिंसक बन गया था, इसलिए इसको वापस लेना जरूरी था। पहला पॉइंट तो आप इसको मानना। दूसरा, ये कहते हैं ये गांधी जी की जो रणनीति थी, उस रणनीति को इतिहास में किस नाम जानते हैं? कि संघर्ष करो, विराम करो और फिर संघर्ष करो। गांधी जी की रणनीति को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? संघर्ष, विराम, संघर्ष की रणनीति। संघर्ष कीजिए, फिर अगले संघर्ष के लिए विराम कीजिए, ताकि उस विराम में ऊर्जा प्राप्त करके फिर संघर्ष कर सके। और तीसरा आप लोग ध्यान रखना कि अहिंसात्मक आंदोलन लगातार नहीं चल सकते। अहिंसात्मक आंदोलन लगातार नहीं चल सकते। ये पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है। नंबर 1, गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर थे। दूसरा, संघर्ष, विराम, संघर्ष की उनकी रणनीति। और तीसरा, हमें पता है कि अहिंसात्मक आंदोलन लगातार नहीं चल सकते। और चौथा, आप यह भी कह सकते हो कि अंग्रेज चोरा चोरी कांड को, अंग्रेज जो है ये चोरा चोरी कांड को आधार बनाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, किसी बड़ी हिंसात्मक घटना को अंजाम दे सकते थे। इसलिए गांधी जी ने समय होते हुए
उसे वापस ले लिया ताकि अंग्रेज ऐसा आगे नहीं कर सके। अगर गांधी जी वापस नहीं लेते और हिंसा बढ़ती जाती तो अंग्रेजों का कुचक्र बढ़ता और वो भी हिंसा के माध्यम से इसका बदला लेते। इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। ये पॉइंट्स आपको यहां पर स्पेशली याद रखने हैं। तो ये आपका आज मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट लिया वो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है। और आपको कि सर गांधी जी को वापस रिहा कब किया गया था, तो गांधी के खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 में उनको रिहा कर दिया जाता है। 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। ये आज की इस क्लास में मैंने दो इंपॉर्टेंट गांधी से जुड़े हुए पॉइंट्स को कराने का प्रयास किया। वो एक था खिलाफत और दूसरा था असहयोग आंदोलन। कलाम टीम की जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस ये कि सर एक एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से करवाया जाए। आपको ऐसा लगता होगा कि सर ने रिकॉर्डिंग कर दी है और बच्चों का फीडबैक क्या उसका पता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कलाम की टीम चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हम अपने बच्चों का पूरा फीडबैक लेते हैं कि भले ही बच्चा हमारे सामने नहीं हो लेकिन उसका और हमारा एक आत्मिक जुड़ाव तो है। और कलाम टीम की जो मार्गदर्शक टीम है जिसमें श्रीमान राजेश कुमार जी, यजवेंद्र जी, मुकेश जी, सुरेंद्र जी, ये पूरी टीम वॉच आउट करती है कि यार हर फैकल्टीज को इस प्रकार से डायरेक्ट किया जाए कि एक एक चीज जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहुंचे। सिर्फ कलाम संस्थान में आप देखोगे तो हमारे यहां पर आरएस की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की क्लासेस बिल्कुल अलग है, सेकंड ग्रेड की रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है, फर्स्ट ग्रेड की आपकी जो चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है। इसलिए एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हां, कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती है, उसको कलाम टीम बहुत जल्दी बेहतरीन करने का प्रयास कर रही है। आज पूरी उत्साह उमंग के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।